हाँ जी दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में है इनोवा हाई क्रॉस। टोयोटा का बहुत लेटेस्ट प्रोडक्ट है ये और 7 सीटर प्रोडक्ट है। एमपीवी सेगमेंट में हिट होता है, यानी कि उसको प्लेस किया गया है एमपीवी सेगमेंट में। अब दोस्तों बात ये है कि इनोवा हाई क्रॉस को लाने की हमें मजबूरी क्या पड़ गई। टोयोटा को ऑलरेडी क्रिस्टा चल रही थी, 8 साल हो चुके हैं क्रिस्टा को आए इंडियन मार्केट में। कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। उसके अंदर डीजल इंजन आता है, पेट्रोल भी आता है, लेकिन इसके अंदर केवल और केवल आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा, प्लस एक हाइब्रिड मिल जाएगा। तो आज जानेंगे कि कैसे ये डिफरेंशिएट करती है इनोवा क्रिस्टा से और क्यों आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो पहले तो हेड टेल्स कर लेते, टॉस कर लेते, तो उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। अगर टेल आया तो हम जानेंगे इसके प्रोज। अगर क्या होता है दूसरा, हेड्स, अगर हेड्स आया तो हम जानेंगे इसके नेगेटिव्स, फिर नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। चलो वैसे आरिफ तेरे पास में क्या कॉइन है क्या? कॉइन नहीं है? अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा हाँ, मैं अपने पर्स में देखता हूँ। पर्स ढूंढो भाई। वैसे ये फीचर इसके कमाल किया। अच्छा हुआ वो नीचे वाला सेंसिटिव नहीं है, वो काम करता है, काम नहीं करता कभी। फॉर्च्यूनर में तो वो कभी काम नहीं करता। तो इसको करते हैं अभी बंद। यार सिक्का तो मेरे पास में भी नहीं है, मेरा तो बटिया हुआ खाली पड़ा हुआ है एकदम। ये देखो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। यूट्यूबर मत बनना दोस्तों। एनीवे ये चलो यही काम आता है, टाइटन और पीछे ये आज तक कभी ज़िंदगी में काम नहीं आया। वैसे आज इसको काम में लेते हैं। टाइटन आया तो टेल्स, यानी कि हम जानेंगे प्रोस, और पीछे का आया तो हम जानेंगे इसके कॉन्स। सबसे पहले बता आरिफ क्या आएगा? टेल्स आएगा। हाँ हार गया तो चलो नहीं यार, ये थोड़ी ना होता है कि अब ट्रायल थोड़ी चल रहा है, अब मतलब क्रिकेट थोड़ी चल रहा। आओ दोस्तों, तो सबसे पहले इसके कुछ नेगेटिव्स आपको बताता हूँ। तो शुरुआत हम नेगेटिव से कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं इनग्रेस करूँगा ना, तो ये देखो मैंने इसको सबसे पीछे तक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये पीछे तक हो गई, सबसे पीछे तक, ठीक है। अब मैंने दरवाज़ा बंद किया। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, ठीक है। अब अगर मुझे काफ सपोर्ट चाहिए ना, तो एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, मेरे पैर अड़ने लग जाएंगे। तो ये देखो, बस इतना मैं यूज़ कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा यूज़ करूँगा तो क्या होगा, मेरे पैर देखो वहाँ से मुड़ना स्टार्ट हो गए। और ये देखो अब तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहीं तक इसको जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ और सो सकता हूँ। और रिक्लाइन भी इसको जो है वो मैं इधर से ही करूँगा। तो देयर वी गो, ये हो रही है रिक्लाइन अभी। और इसका कोई डेड एंड ही नहीं है यार, ये तो पीछे तक भागती जा रही है दोस्तों। अरे भाई साहब गजब। तो ये है इसका डेड एंड। तो यहाँ पे मैं विश्राम कर सकता हूँ, यानी कि आराम कर सकता हूँ। अब देखो जब सेकंड रो में बढ़ ही गए हैं, सेकंड रो में आ ही गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जो काफ़ी एंटरटेनिंग लगेंगी आपको। बहुत स्लो आ रहा है यार ये तो मुझे लगता है थोड़ा सा स्पीड में आना चाहिए था, बट एनीवे इसको आते रहने देंगे हम बाद में। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, आप इसको आर्मरेस्ट नहीं कह सकते, आप इसको हैंडरेस्ट नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ इसको एक प्लेट जरूर कहा जा सकता है। इस प्लेट के ऊपर आप अपना मोबाइल रख सकते हो, प्लस बॉटल होल्डर रख सकते हो उसको बॉटल होल्डर के तौर पे। और एक हुक ना आगे भी दिया हुआ है ताकि आप कुछ सामान वगैरह टांग सके। एक हुक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर वार्निंग भी लगी हुई है कि 4 किलो से ज़्यादा सामान इसमें मत टांगना। पर्स टांग लो, लेकिन लड़कियों का पर्स मत टांगना, वो तो मेकअप से भरा होगा, बहुत भारी होने वाला है भाई। यहाँ पर आपको एक स्लीव दी गई है, स्लीव दोनों साइड ही दी गई है, तो थोड़ी प्रैक्टिकल बनाई गई है ये गाड़ी। ये देखो इस तरफ भी स्लीव है। और डुअल जोन जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल है फ्रंट और रियर की सीट के लिए। आगे इंडिविजुअल नहीं है डुअल जोन, यानी कि आगे का जो पैसेंजर है वो वही शेयर करेगा जो ड्राइवर ने यहाँ पे सेट किया हुआ है। लेकिन अगर आप सेकंड रो में हैं तो आप सेट कर सकते हैं अपने टेम्परेचर भी, अपना सेट कर सकते हैं ब्लोअर भी। एक कमाल की चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी के अंदर, वो है अंदर की एम्बिएंट लाइटिंग। ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, ये देखो, ये लाइट आप ऑफ कर सकते हो या डिम कर सकते हो। अभी देखो ये बिल्कुल ऑफ है। इसके 4 स्टेजेस है। सबसे पहले मैंने बटन दबाया तो ये टर्न ऑन हो जाएगी। ये देखो ये इसकी हाईएस्ट। अभी रात में ये ज़्यादा ग्लो करती है, अभी ग्लो नहीं कर रही है। सेकंड पे ये डिम हो जाएगी, थर्ड पे और डिम, फोर्थ पे और डिम, और लास्ट में बिल्कुल जीरो जो है वो ये हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बता रहा था, अगर आप चाहें पीछे की एसी जो है वो ऑफ कर सकते हो, ब्लोअर स्पीड को सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है, तो यहाँ पे 2 USB-C टाइप, अरे यार मतलब एक USB-B टाइप अगर होता या एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई होता तो ज़्यादा बेहतर होता ये, क्योंकि एक्चुअली भी अभी भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं हुई है दोनों साइड USB-C टाइप के लिए। ज़्यादातर फ़ोन जो है वो USB-C टाइप के साथ ही आ रहे हैं, बट जो लोग ऑलरेडी पुराने वाले फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर यहाँ पे एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई एटलीस्ट मुझे लगता है कि बनना चाहिए था।
अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो एसी वेंट है ना दोस्तों, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो। और मजे की बात ये देखो, मैं सेकंड रो में बैठा हूँ बट आई कैन इवन एक्सेस थर्ड रोज एसी वेंट। तो ये कमाल की चीज़ है, मुझे तो काफ़ी बवाल चीज़ लगी है। मतलब अगर थर्ड रो में कोई बैठा भी नहीं है तो उसका एसी भी अपने तरफ डाइवर्ट कर लो। और जो एसी की हवा, जो इंटेंसिटी मुझे एक्चुअली सेकंड रो की फील हुई ना, उससे मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1.5 टाइम्स इंटेंसिटी इसके ब्लोअर की है। इसका ब्लोअर जो है वो थर्ड रो का ज़्यादा तेज थ्रो फैक्ट है। मुझे लगता है कि सेकंड रो में इसलिए जो है वो कम इंटेंसिटी दी गई है ब्लोअर की, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट रो का भी जो है वो कहीं ना कहीं पार्ट या हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर फ्लो कम है और यहाँ पर फ्लो ज़्यादा है। अब ये अगर आपको मिनिस्टर वाली फील लेनी है ना, तो ये है आपके पास में सनवाइज़र। ये सनवाइज़र लगा दो आप, और उसके बाद धूप का नामो निशान नहीं है। अब क्योंकि ये जो पार्ट है वो मैन्युफैक्चरर के एंड से आया है, तो इसमें कोई इलीगल नहीं है। ये अगर आप इस्तेमाल करोगे, पुलिस रोकती है, तो आप बता सकते हो कि कंपनी फिटेड आया है। ऐसे यूवी कट के साथ में भी है। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता इस प्रोडक्ट के साथ में यूवी कट आता है, बट हाँ आपके पास में हाई राइडर के साथ में या बलिनो के साथ में या ग्रैंड विटारा जैसे प्रोडक्ट के साथ में आपके पास में यूवी कट आता है। C3 एयरक्रॉस में मुझे लेटेस्ट प्रोडक्ट वही याद आ रहा है जिसके अंदर एक्चुअली में यूवी कट दिया गया है। मज़े की बात ये है, इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि जो एक्चुअली में हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आता है ना ये वाला, इसके साथ में आप इसकी रेल को टू एंड फ्रो कर सकते हो, मूव कर सकते हो, और बहुत ही फ्लुएंट मोशन है। तो मुझे लगता है कि इतना मोर देन सफिशिएंट है सेकंड रो वाले आदमी के लिए, तो मैं इतना कर देता हूँ ये भी। और पीछे जाने की जो है वो जगह भी काफ़ी बच जाती है उसके बावजूद। तो हम पीछे चलते हैं, और यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे एक जो है वो हैंडल बार दिया गया है, प्लस इसके अंदर जो बॉटल होल्डर है वो आधी तो एक है लेकिन काफ़ी बड़ी सी दी गई है। और उसके नीचे ना एक पट्टी, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो, ये हैजार्ड लैम्प की पट्टी दी गई है ताकि कभी भी ये दरवाज़ा खुला रहे, आप हाईवे पे हो तो दूसरे वाले इंसान को रिफ्लेक्टर के तौर पे पता चल जाए, पीछे से आने वाले इंसान को, कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गाड़ी जो है वो धीरे कर लो अपनी। चलो अब थर्ड रो में चलते हैं, थर्ड रो का कंफर्ट दिखाता हूँ, फिर कुछ कॉन्स भी काउंट करवाएंगे वहाँ पे। अब ये देखो, मुझे जाना है थर्ड रो में, मैंने इसको उठाया, आगे किया, अंदर जा रहा हूँ अब मैं। बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से जाना, तो अगर आप 5 फुट 10 इंच या नॉर्मल प्रोफाइल का, तो दूसरा तरीका दिखाता हूँ आपको अंदर जाने का। चलो अब सेकंड रो में चले। ऑल राइट, आप इधर से गए और सेकंड रो में पहुँच गए। अब ये देखो, मैं थोड़ा सा इसे आगे कर देता हूँ ताकि आपके लिए भी थोड़ी सी जगह बन जाए। तो ये देखो, ये नॉर्मल स्पेस है, और इस स्पेस में ना आप सेकंड रो वाला जो है वो अनकंफर्टेबल बैठेगा, उसके पास में अच्छा खासा लेग रूम होगा। और ना थर्ड रो वाले के साथ में बेस्ट पार्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर। ये नॉर्मल 7 सीटर से कॉम्पिटिटिव तो है बहुत, स्पेस के मामले में, प्रैक्टिकलिटी के मामले में। आप इस सेगमेंट में आने वाले सफारी को देखोगे, स्कॉर्पियो को देखोगे, XUV 700 को देखोगे, और हेक्टर प्लस को देखोगे। ये चारों ही प्रोडक्ट आपको एक चीज़ रियलाइज़ करवाएंगे कि इस वाले प्रोडक्ट के साथ में थर्ड रो का स्पेस सबसे ज़्यादा है। कैसे? ये देखो, नी रूम मेरे पास में अच्छी खासी है। आप XUV 700 सफारी जैसे प्रोडक्ट में नी रूम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अंडर थाई सपोर्ट इज एक्चुअली गुड, मतलब ऑब्वियसली वो उस लेवल को तो मैच नहीं कर सकता जो सेकंड रो और फर्स्ट रो में आता है, बट इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, थर्ड रो का जो अंडर थाई सपोर्ट है ना, उससे तो काफी कंपिटेटिव है ये, नो डाउट। आपको अंडर थाई सपोर्ट परेशान नहीं करेगा। मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ, एंड एक्चुअली मतलब 200-250 किलोमीटर मैं थर्ड रो पे चल सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। और वो लोग जो 5 फुट से लेके 5 फुट 8 इंच तक के आसपास हैं, उनको थर्ड रो में कुछ ज़्यादा परेशानी होएगी नहीं। अब यहाँ अगर आप देखें तो मेरे जो हेडरूम है वो कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, वहाँ पर जो है वो मेरे हेड्स रब हो जाते हैं। लेकिन नी रूम, लेग रूम, अंडर द सपोर्ट इज़ गुड, शोल्डर रूम इज़ गुड। तो शोल्डर रूम एक्चुअली एक हैचबैक जैसा है, एक हैचबैक जैसा, जैसे कि बलिनो आप देखते हो, फ्रॉन्क्स देखते हो, उन जैसा है। थर्ड रो में 3 लोग बैठ पाएंगे। नॉर्मल प्रोफाइल के अगर लोग मेरे जैसे हुए तो 2 लोग कंफर्टेबली बैठेंगे, एक बच्चा शायद साथ में आ जाए। लेकिन अगर 3 लोग बैठे, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट जैसे लोग, वो 3 लोग बड़े आराम से बैठेंगे। अब यहाँ पर जो है वो आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, 2 जो है वो कैन होल्डर मिलते हैं, 12 वोल्ट का DC सप्लाई, एंड स्पेस मिलता है जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। अच्छा ये देखो, यहाँ पर भी जो है वो आपके पास में इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है, और ये जो लाइट है वो शेयरेबल नहीं है, क्योंकि सेकंड रो में भी आपको इंडिविजुअल मिलती है, फर्स्ट रो में भी आपको इंडिविजुअल मिलती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो इसका
3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है ना, उसकी जगह तो ये है लगाने की। मैं निकाल देता हूँ इसको, और जब मैं निकालूंगा ना इसे, तो लगाने का तरीका बड़ा गजब का है यार। पहले तो आप इसमें लगाओ, छोटे वाले में मैंने लगा दिया। अब ये देखो, ये स्पेस देखना, मतलब बीच वाला अगर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट यूज़ कर रहा है ना, तो उसके पास में बस इतनी जगह है। ये देखो इतनी जगह है, मतलब नॉट इवन अ बिलांद। कहते हैं ना ये बिलांद होता है, एक बिलांद इतना होता है, तो ये एक बिलांद भी नहीं है। तो क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट। तो ये मैंने लगाई। अब ये देखो घूम के आ रही है पूरी, घूम के, और फिर पूरी घूम के इधर। और ये इसका डेड एंड है, ये डेड एंड आ चुका है इसका अभी, और ये मैंने लगा दी इसमें। तो ये देखो, ये थोड़ा सा मुझे ना अनकंफर्टेबल फील करा रही है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला 3rd रो में, ये बिल्कुल मेरे हिप्स पे टच हो रहा है। तो जो लोग बीच में बैठ रहे हैं वो कोशिश करें कि वो हेल्दी ना हो। हेल्दी वाले लोग फिर लेफ्ट या राइट में बैठें तो ज़्यादा फायदा रहेगा, कंफर्टेबली बैठ पाओगे, मेरा ये मानना है। बाकी ये वाला जो हेडरेस्ट है ना 2nd रो वाला, वो भी निकल जाता है और वो ना बूट में चला जाता है। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे, लेकिन उससे पहले ये 3rd रो से निकलते हैं और 1st रो में चलते हैं, फिर बूट चेक करेंगे, फिर ड्राइव पे चलेंगे। चलो बूट भी चेक ही कर लेते हैं दोस्तों, जब इतनी प्रैक्टिकलिटी जान ले गाड़ी की तो बूट भी चेक ही कर लेते हैं, क्योंकि ये ब्रोशर रीडिंग जो है वो सभी कर रहे हैं। हालांकि सभी क्या यार, मतलब वो ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं, उसको कम्प्लीटली इग्नोर तो किया नहीं जा सकता। तो ये खुल गई है गाड़ी। अब ये देखो, ये 3rd रो है, और 3rd रो में कितना लगे जाता है वो आप जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 3 अटैचीज़ हैं। एक कैबिन बैग, एक चेक इन बैग, और एक नॉट अटैची, बट हाँ आपके पास में एक पिट्ठू बैग ज़रूर है। वो चीज़ आओ पास से दिखाता हूँ मैं आपको। जो हेडरेस्ट है ना, यहाँ वाला बीच वाला जो हेडरेस्ट है, वो एक्चुअली यहाँ आके लग जाता है, ताकि आपका विजन ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, स्पेशली तब जब आप अकेले चल रहे हो, या 2 जने चल रहे हो, या 4 जने चल रहे हो गाड़ी में। तो इसको निकालो और वापस इस तरफ से यहाँ लगा दो। और अब आपको कभी लगे कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको निकालो, और यहाँ पे ना 2 होल्स दिए हुए हैं, उन होल्स के अंदर इसको डाल दो। अब इसके 2 तो फायदे हैं, एक तो विजन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, दूसरा यहाँ पर जो अननेसेसरी स्क्रैचेस आते हैं ना, एक पोर्शन पे नहीं आएंगे लगेज की वजह से, तो वो सारे स्क्रैचेस यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि कुशन उसको प्रोवाइड कर रहा होगा। और ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता, ऐसा नहीं है कि स्पेस वगैरह ले रहा है। अब ये बूट में अगर आप देखो ना, तो मुझे लगता है समवेयर अराउंड 180 to 220 लीटर्स का ये बूट होगा, इतना ही बूट है ये। 180 के आसपास मुझे ज़्यादा संभावित लग रहा है ये। और यहाँ पे एक इल्यूमिनेशन लाइट भी दी गई है, इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मज़े की बात इसके साथ में पता ही है, ये बिल्कुल फ्लैट बूट बनता है। अब ये बिल्कुल फ्लैट बूट है, अब कितना भी इसके अंदर मसाला स्टोर कर लो, कितना भी सामान स्टोर कर लो, ये एंड है भाई साहब, इसका एंड नहीं होता कभी भी। ओह माय गॉड, अरे मैं तो इसी में सो रहा हूँ यार। मैं चाहूँ तो पिकनिक विकनिक कर लूँ इसके अंदर ही। गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं सजाते आजकल कपल्स लोग। आरिफ कह रहा है इसके अंदर 2 बंदे बैठ के लूडो खेल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब वो यहाँ बैठेंगे जाते टाइम, ये नहीं कि सीट को सही करके वहाँ पे खेल ले। सनराइज देखने में बड़ा मजा आ गया यार आरिफ इसके अंदर बैठ के। नहीं, इसको अब रख के दिखाता हूँ कि 2nd रो का बूट एक्चुअली है कितना। पहला बैग मैंने रख दिया, अब ये वाला बैग यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और ये वाला बैग यहाँ पे आ गया है। अगर आप चाहें अभी भी यहाँ पर छोटे छोटे बैग्स आ सकते हैं, जैसे कि ये वाला बैग है, मैं चाहूँगा तो इसको यहाँ पर रख सकता हूँ। ऐसे ही एक बैग इधर आ सकता है, और एक छोटी अटैची, जैसे कि ये केबिन बैग की है, ऐसी अटैची जो है वो इधर भी आ सकती है। तब भी जगह ना बचे तो इसको हटा के आप यहाँ लगा दीजिए, और हल्का सा स्पेस आपके पास में और आ जाएगा। तो स्पेस के मामले में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास है, मार्केट में अवेलेबल है, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन एक्चुअली। इसको कर देते हैं अभी फ़िलहाल पीछे, ताकि जब भी हम चलाएं ना तो ये सामान इसके अंदर अड़े ना, इसलिए मैंने थोड़ी सी पीछे करी है। अब थोड़ी सी स्पेस कम हो जाती है ना, यहाँ से करते हैं इसको लॉक। अच्छा हुआ है उसके अंदर जो है वो ये सेंसिटिव वाला लेग वाला जो है वो टच रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर नॉट टच रिस्पॉन्स, टच सेंसिटिव, कुछ इसी तरीके का अल्फाज यूज़ होता है। जैसे हम ये वाला करते हैं ना, जनरली मैं तो टोयोटा की गाड़ियों में देखा वो काम ही नहीं करता, फॉर्च्यूनर में मैंने देखा वो काम ही नहीं करता, जबकि वो फीचर जो है वो ऐड ऑन किया गया है। चलो अब 1st रो में चलते हैं। ऑल राइट दोस्तों, हम हैं इसके 1st रो में। अब देखो ये ना काफ़ी देर से स्टार्ट थी, बट ये अभी भी ईवी मोड पे है, और ये काफ़ी देर तक जो है वो ईवी मोड पे रहती है। जब इसको लगता है इसकी बैटरी जो है वो गई, अब ये नहीं कर सकती, और तो ये जो है वो ईवी मोड से हट के
इंजन मोड पे चली जाती है, यानी कि आईसी इंजन मोड पे चली जाती है। ये इसकी की फॉब, लॉक, अनलॉक एंड बूट, ये 3 इसके जो है वो बटन्स दिए गए हैं टोयोटा का लोगो। बट ऐसा कुछ भी इसके अंदर वो नहीं है कि आप लॉक अनलॉक वाला बटन जो है वो लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ये इसके विंडोज रोल डाउन हो जाएंगे या सनरूफ खुल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सनरूफ बाय द वे इसके अंदर आता है पेनोरामिक सनरूफ, जो बहुत सारे लोगों ने आपको बताया भी होगा, तो मैं इतना ही खोल के दिखा देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना यार ज़्यादा। बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में। देखो इंटीरियर्स हैं वो आपको ठीक लगेंगे इसके, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लगेंगे। मुझे लगता है कि जिस 32 लाख रुपए की जैसे गाड़ी है उस हिसाब से इसका जो लेआउट है, इंटीरियर्स का जो लेआउट है, स्पेशली सेंटर कंसोल, वो ज़्यादा बिजी रखा गया है। बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं, DRVM का बटन है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का बटन है, हिल होल्ड का बटन है, ऑटो होल्ड का बटन है, साथ ही ड्राइव मोड, EV मोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ये तकरीबन 6-7 बटन यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखो ये इंजन मोड पे अभी आ चुका है, EV मोड हट चुका है क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई होगी। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। बटन्स बहुत अच्छे हैं, नीटली टैग्ड हैं और कहीं से भी आपको जो है ना वो बेकार या चीप क्वालिटी नजर नहीं आएगी, प्रीमियम लगती है, एकदम सॉलिड। लेदर को छू के आपको रियलाइज होगा कि यार बढ़िया लेदर दिया गया है। और आर्मरेस्ट जो है वो इस तरीके से ओपन नहीं होता, इस तरीके से ओपन होता है। उसके अंदर स्पेस बहुत बड़ा दिया गया है, मैं चाहूँ तो सारा सामान अपना इसी के अंदर डाल सकता हूँ। 2 कैन होल्डर्स आपको यहाँ मिल रहा है, USB एंड USB-C टाइप 2 यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक गॉड कि यहाँ पे USB-A-B टाइप भी जो है वो दिए गए, USB-C टाइप दिया गया है। ये मेमोरी सीट्स के साथ में आते हैं। एक मजाक मुझे चीज़ लगी, वो मैं सेकंड रो में बताना भूल गया यार। मतलब ये देखो इसके अंदर 2 स्टेपर्स हैं इसके हेडरेस्ट में ना, आप 2 तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। पहला यहाँ पर ये जो है वो डेड एंड है और दूसरा, ठीक है, तो ये पहले पे हो गया, ये दूसरे पे हो गया, तो आपके पास में है ये। लेकिन पीछे जो है वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ अगर आप देखोगे ना, ये देखो मतलब कोई इसका स्टॉपर नहीं है, ये देखो केवल एक ही दिया गया है और वही डेड एंड है इसका जो है। यानी कि अगर आप चाहें इसको एडजस्ट करना तो एडजस्ट नहीं कर सकते। ये देखो एक ही पोजीशन पे स्टिक है ये, इसके बाद अगर आप करोगे तो ये फ्री हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यार यहाँ पे 2 स्टेप्स तो एटलीस्ट आने चाहिए थे, ये तो एक स्टेप पे ही एडजस्टेबल नहीं कह सकते ना फिर आप इसको, क्योंकि इसके बाद अगर आप कहीं एडजस्ट करना चाहते हो वो है ही नहीं पोजीशन एडजस्ट करने के लिए, आप कहीं एडजस्ट करके छोड़ नहीं सकते उसे। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है तो ये एडजस्ट हो ही नहीं सकता यहाँ पे। अब ये देखो बस ये इसका डेड एंड है, तो फिक्स्ड हो या ऐसा हो दोनों बात बराबर है। तो सेकंड रो में इट इज नॉट एडजस्टेबल, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एडजस्टेबल, बट क्योंकि ये रिमूवेबल है तो इसको रिमूवेबल हम लोग हेडरेस्ट कह सकते हैं। और देखो जो डैशबोर्ड के ऊपर प्लास्टिक यूज की गई है, इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, यकीन मानो। मतलब टोयोटा का प्रोडक्ट है, एक तो ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी कूट के भरी हुई है इसके अंदर। कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पर है, कुछ सामान रखने की जगह ग्लव बॉक्स में है, और ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा है, ऐसा लगता है जैसे खत्म ही नहीं हो रहा हो ये ग्लव बॉक्स इसका, तो ये चीज़ भी है। एनीवे स्टीयरिंग व्हील जो है उसके ऊपर बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं। राइट साइड में जो है वो आपको ऑब्वियसली डैश के बटन्स दिए गए हैं, लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। एक चीज़ जो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, जैसे ही मैं रिवर्स करूँगा, ये देखिए ये जो ग्रेन्स है ना, दिन में इतने ज़्यादा ग्रेन्स है इसके अंदर, और 360 डिग्री कैमरा तो आपको मिलता ही है, लेकिन ये जो ग्रेन्स है ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जस्टिफाई नहीं हो पाते। और इतनी अच्छी और बड़ी गाड़ी के अंदर 32-33 लाख रुपए आप ऑन रोड इसका पे करते हो, इस वाले वेरिएंट का, स्पेशली टॉप ऑफ द लाइन हाइब्रिड का, तब आपको इतनी बेकार क्वालिटी, मतलब थोड़ा सा लगता है फिर यार कि ज़रूर इसकी कैमरा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। अगेन अगर मैं इसको कर रहा हूँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, तो टच रिस्पॉन्स इज गुड, उसमें कोई समस्या नहीं है, बट हाँ अभी भी हल्का सा लैग तो आपको ज़रूर देखने को नज़र आएगा। बहुत अच्छा जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। जिस सेगमेंट में कैपेसिटिव टच आता है, जो जैसा आप सिंक 3 में देखते थे, या ये देखिए थोड़ा सा अभी भी लैग जो है वो बरकरार है, उसको जो है ना परफेक्ट नहीं कह सकते आप बिल्कुल भी कि आपको परफेक्ट लगेगी। सो दोस्तों इट्स टाइम टू ड्राइव दिस कार, और आपको बताएंगे कुछ मजेदार फैक्ट्स इस गाड़ी के बारे में। हाँ जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इनोवा क्रिस्टा हाई क्रॉस के हाइब्रिड वर्जन की ड्राइव। अब देखो हाइब्रिड है ये, तो इसके अंदर मोटर लगी हुई है, एक 1.75 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है, और इसके साथ में एक अल्टरनेटर भी जुड़ा हुआ है जो कि चार्ज करती है और इस बैटरी को, और वो चार्ज तब होता है जब ये प्योर इंजन मोड पे एक्टिवेट हो जाता है, और तब तक जब तक ये चार्ज हो रहा होता है ना,
तब तक क्या होता है, ये इंजन मोड पे चलती है और जब ये चार्ज हो जाती है 1.75 किलोवाट आवर की बैटरी, तो ये ईवी मोड पे स्विच कर देती है या फिर उस मोड को जो है वो एक्टिवेट कर देती है। फिलहाल इंजन मोड पे जो है वो हम लोग इस गाड़ी को चला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जब आप ईवी मोड पे चलते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये 25-30 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड जो है वो अचीव कर पाती है। जैसे ही आप उससे ऊपर की जाने की कोशिश करते हो तो इसकी मोटर शट डाउन हो जाती है और इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको हल्का सा भी परफॉर्मेंस चाहिए तो वहाँ पर ज़रूर ये जो है वो लैग करती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली फिर ये चलेगी प्योर पेट्रोल पे। अब एक चीज़ और है, जब आप इसको इलेक्ट्रिक पे चला रहे होंगे तो आप सिटी में ही चला सकते हो, आप हाईवे पे तो इसको कंसिडर कर ही नहीं सकते। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड मोड जो है या इलेक्ट्रिक मोड जो है वो एक्चुअली ऑफ ही रहेगा जब आप हाईवे पे चलोगे। जब आप सिटी में चलोगे और ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा आप हो, तब ज़रूरी एक्शन में आएगा और आपके माइलेज को सिटी में बढ़ाएगा। यानी कि हाईवे पे आपको माइलेज उतना ही देने वाली जितना ये पेट्रोल इंजन इसका देती है, और अगर आप इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये सिटी में अच्छा खासा माइलेज देगी। अब फिलहाल जो मुझे माइलेज इसने निकाल के दिया वो 16.5 किलोमीटर पर लीटर का निकाल के दिया है। वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा माइलेज है फॉर अ कार जो इतनी बड़ी है, मैसिव है। उसके अंदर जो अच्छा खासा बड़ा इंजन लगा हुआ है जो 4 सिलेंडर का है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से ये माइलेज काफ़ी सही है। अब ज़रा इस इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने ईवी मोड के बारे में और अलग अलग मोड्स के बारे में बात कर लेगी कब हमें ये गाड़ी क्या माइलेज देने वाली है। अब ये जो इंजन है वो है तो काफ़ी रिफाइंड दोस्तों, लेकिन इस इंजन के साथ में जो ट्रांसमिशन लगा हुआ है ना, जो सीक्वेंशियल शिफ्ट ट्रांसमिशन है, वो नॉइजी बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, वोकल हो जाता है। ये देखो फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं इसको, अभी मेरी कार जो है वो तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, तो जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूँगा ना, तो आप देखना ये देखिए वोकल होने लग जाता है। तो वो चीज़ थोड़ा शायद आपको पसंद ना आए, आप कंसिडर करें इसका मैनुअल, लेकिन ऑब्वियसली फिर मैनुअल के लिए आपको जो है वो छोटे वेरिएंट्स की तरफ थोड़ा झुकना पड़ेगा। अब यही रीज़न है कि जब आप सीक्वेंशियल शिफ्ट गियरबॉक्स जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये नॉइज़ी होने की वजह से इतना ज़्यादा परफॉर्मी नहीं है, आपको क्विक शिफ्ट जैसा एहसास जो है वो नहीं मिलेगा इसके अंदर, अनटिल अनलेस आपके स्पोर्ट्स मोड और पावर मोड पे जो है वो चला रहे हो। अब मैं चाहता हूँ तो मैं इसको डाउन शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में पैडल शिफ्टर जैसे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आई कैन डाउन शिफ्ट, आई कैन अप शिफ्ट। अभी देखिए मैं ईवी मोड पे चला रहा हूँ, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ईवी मोड पे, इको जोन पे, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ इसको, अगर मैं, और जैसे ही मैं 30 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर रेव करूँगा या रेव करने की कोशिश करूँगा, ये देखिए इसका ईवी मोड हट गया, तुरंत हट गया और इंजन मोड जो है वो एक्टिवेटेड हो गया है। अब दोबारा मैं ईवी मोड पे आ गया हूँ जैसे ही लोअर आरपीएम्स हुए, और तकरीबन मुझे लगता है ये अगर आप ईवी मोड पे चलाने चाहते हो 700 से 800 मीटर ही चल पाएगी ना, यानी कि 1 किलोमीटर भी ये कंप्लीट नहीं कर पाएगी। ये इंजन रिफाइंड है नो डाउट, उसमें कोई भी समस्या आपको आएगी नहीं। अगर आप मैनुअल वर्जन भी ले रहे हो तो भी आपको ये रिफाइंड काफ़ी लगेगा। ये 2.0 लीटर का जो इंजन है वो 172 PS की पावर प्रोड्यूस करता है नॉन हाइब्रिड वर्जन में। हाइब्रिड वर्जन में ये 186 के आसपास BHP प्रोड्यूस करता है और 188 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि इसकी जो मोटर है वो 206 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करती है। बट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एक्चुअली वो टॉर्क हो नहीं पाता है। स्टीयरिंग फीडबैक इज़ नाइस, उससे कोई भी समस्या नहीं है। ये हायर स्पीड पे जो है वो हार्ड हो जाता है, और जब आप इसको सिटी में चला रहे हो तो ना काफ़ी लाइट महसूस करेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है ये आप एक उंगली से भी चला लोगे, इतना सॉफ्ट है ये, और उसमें कहीं पर भी समस्या नहीं, फालतू का प्ले नहीं है। ये देखिए बस इतना प्ले है जो कि हर स्टीयरिंग कॉलम में होता है। हल्का सा भी आप इससे ज़्यादा करोगे तो आपको डायरेक्शन में चेंज होता हुआ नज़र आने वाला है डेफिनेटली। और ये टिल्ट भी आता है, टेलीस्कोपिक भी आता है, बहुत सारे इसके ऊपर बटन्स दिए गए हैं। बटन से याद आया, जो इसके एर्गोनॉमिक्स हैं वो काफ़ी सही है यार, मतलब आप इजीली हर एक चीज़ जो है वो आपके फिंगर्स में यहाँ पे रहती है, तो आप इजीली हर एक बटन को एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, व्यू के मामले में कमाल किया, स्पेशली मैं तारीफ करूँगा इसके रियर व्यू की, क्योंकि IRVM का डिज़ाइन तो काफ़ी बड़ा है, मतलब लेआउट काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीछे का कोई भी व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा। इनफैक्ट मैं क्वार्टर मिरर तक, जो पीछे लगा हुआ क्वार्टर मिरर होता है, वो तक यहाँ पर जो है वो देख पा रहा हूँ। तो व्यू के मामले में हैट्स ऑफ। फ्रंट का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, बोनट मुझे इजीली विजिबल है, IRVM का डिज़ाइन काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट ये जो विंडो एरिया है वो भी काफ़ी एरी महसूस करवाते हैं, स्पेशली सेकंड रो वाला। और थर्ड रो में क्योंकि क्वार्टर मिरर वहाँ पे दिया गया है, तो जो थर्ड रो में बैठे हुए हैं उनको भी कोई ऐसा क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। स्पेस
सच में काफ़ी अच्छी है और मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी इस प्रोडक्ट की कि ये स्पेस के मामले में किलर है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज़ नाइस, आगे और पीछे जो है वो आपको डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, तो उनमें कोई समस्या नहीं है ब्रेकिंग को लेके मुझे। हाँ, मुझे अच्छा लगता अगर ये रियर व्हील ड्राइव होती, जैसे कि आप पुराने वाली क्रिस्टा देखते हो, उनको चलाने का जो मज़ा है, जो फील और वाइब आपको वो क्रिएट करवाएगी, वो अलग लेवल है, वो अनमैचेबल हो जाती है एक्चुअली फ्रंट व्हील ड्राइव में। अभी मोनोकॉक चैसी के ऊपर बेस्ड है, जनरली मोनोकॉक चैसी पे बेस्ड जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनको फ्रंट व्हील ड्राइव रखा जाता है। आप सफारी हैरियर को देख सकते हैं यहाँ पे, XUV 700 को यहाँ पे देख सकते हैं, इनोवा क्रिस्टा को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये छोटे सेगमेंट में भी आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो मोनोकॉक है एक्चुअली, वो सारी फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं। इनोवा के साथ में शायद मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी की गई है कि यार इसको फ्रंट व्हील ड्राइव तो नहीं, एटलीस्ट रियर व्हील ड्राइव तो डिजर्व करती थी। बट ऑब्वियसली जब इसके साथ में हाइब्रिड जुड़ चुका है तो वो ट्रांसमिशन पैनल पूरा पीछे तक लेके जाना, इसका ड्राइव ट्रेन में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं, इसके पावर ट्रेन्स में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं, तो उस वजह से ज़रूर मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च करनी टोयोटा ने नहीं समझी। ये गाड़ी वैसे भी जनरली आपको जो है वो सिटी में ड्राइव होते हुए देखोगे, शॉफर ड्रिवन ड्राइव होते हुए, या कैब इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा चलती है। तो जहाँ पर ये पॉइंट की गई है, जिस सेगमेंट को पे ये हिट करने की गई है, तो वहाँ पर फ्रंट व्हील ड्राइव इज़ गुड, मुझे उससे शिकायत नहीं है। बट एज एन एंथुसियास्ट आई वुड हैव लव्ड अगर ये रियर व्हील ड्राइव में आती। देखो हाईवे पे जो है वो स्टेबिलिटी इज़ गुड, इनफैक्ट हैंडलिंग में भी कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी की जो है वो बॉडी रोल हो इस गाड़ी में। मोनोकॉक चैसी के ऊपर एडवांटेजेस ऑब्वियसली इसी चीज़ की होती है कि जो राइड और हैंडलिंग है वो बॉडी रोल की वजह कम होने की वजह से वो और बेहतरीन हो जाती है। इनफैक्ट इसकी राइड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी पसंद आई, और जो पोजीशन है ना बैठने की, वो बहुत अपराइट है, काफ़ी ऊंची है। इनफैक्ट अगर आप साइड में से निकलती हुई किसी फॉर्च्यूनर को भी यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार उसकी पोजीशन थोड़ी कम है। आप इसके ऊपर जब बैठते हो तो आपको लगता है कि शायद आप कहीं आसमान पे कहीं बैठे हुए हो, काफ़ी ऊंचे बैठे हुए गाड़ी को चलाते हुए। कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, तो आपको वहाँ पर भी समस्या नहीं होती है। आप वहाँ पर भी ईजिली जो है वो लंबा सफ़र कर सकते हो बिना किसी स्वेट के, क्योंकि अक्सर गर्मियों में के टाइम पे जो है वो पसीना काफ़ी आने लग जाता है। आप कर रहे हो तकरीबन 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉप की मैं बात कर रहा हूँ, अब इस गाड़ी को खरीदे बिंदास आप इसको लेके जाइए लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग ट्रिप्स पे, ये कभी भी निराश नहीं करेगी। एक चीज़ और, टायर प्रोफाइल 225 सेक्शन की रखी गई है, उसमें 50% का एस्पेक्ट रेशियो है, वो थोड़ा सा बदलाव होता तो मुझे ज़रूर खुशी होती। इसके बारे में आगे बात करेंगे। एडएस लेवल जो है वो अच्छा है, काम करता है, कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है सिटी में, लेकिन हाँ लेन डिपार्चर वार्निंग और ये लेन कीप असिस्ट ऑब्वियसली, और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वो काफ़ी अच्छा है। जनरली मैंने इसका जो ब्लाइंड स्पॉट है वो एक्टिव ही देखा है कि ज़्यादातर अगर आप सिटी में रहोगे तो एक्टिव ही आपको नज़र आएगा, वो आपको इंडिकेट करता रहेगा कोई ना कोई पीछे है। सिटी में है तो वो भी रीज़न है, लेकिन मैंने जो इसके क्रॉस कॉम्पिटिशन के साथ में बिहेवियर देखा है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का, तो क्रॉस कंपटीशन थोड़े कम एक्टिव होते हैं, जिनमें से एस्टर इज़ वन सच प्रोडक्ट। अच्छा आगे देखो बाइक थी, तुरंत इसने ब्रेक मारना जो है वो स्टार्ट कर दिया, डिटेक्ट कर दिया था कि हाँ कुछ ना कुछ जो है वो आगे ज़रूर है। जी दोस्तों, अब ज़रा बात करते हैं वॉक अराउंड की, क्योंकि आप ड्राइव से तो आ चुके हो। अब देखो दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को देखोगे ना, इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको इनोवा क्रिस्टा जैसे जो है वो यहाँ पे देखने को नजर आएंगे। आपको रियलाइज़ होगा यार ये क्रिस्टा के कुछ जो है वो इसके अंदर से डिज़ाइन एलिमेंट्स लिए गए, बट टू बी वेरी फ्रैंक कुछ भी पुराना नहीं है इसके अंदर। इनोवा क्रिस्टा जो है वो आपको पता है कि एक लेटर ऑन फ्रेम पे बेस्ड गाड़ी है, ये ऑन द अदर हैंड कंप्लीटली मोनोकॉक चैसी पे बेस्ड है और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, जबकि इनोवा क्रिस्टा नहीं है दोस्तों। तो फ्रंट से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देयर इज अ कैमरा, ये 360 डिग्री कैमरा का जो है मदद करता है। 4 सेंसर्स जो है वो फ्रंट में आपको दिए गए हैं, बट जो प्लेसिंग है ना यहाँ पे फॉग लैंप की, वो मुझे मज़ेदार नहीं लगी, और ऊपर से इतनी सी फॉग लैंप यूनिट है जो काफ़ी छोटी लगती है यहाँ पे। और यहाँ अगर आप देखेंगे बड़ा सा एडैम है, कैरेक्टर लाइंस भर भर के दिए गए हैं, और ये एलईडी के साथ में इंट्रोड्यूस की गई है। 4 सेक्शन एलईडीज मिलती हैं, यहाँ पर छोटी सी डीआरएल दी गई है। अगर आप लाइट्स को ऑफ रख रहे हो तो ये वाला जो है बाई फंक्शन काम करता है, आपको टर्न इंडिकेटर भी देगा और साथ ही साथ डीआरएल का भी काम करेगा। बट जब आप लाइट्स ऑन कर लोगे तो ये जो है वो डीआरएल की जगह टर्न इंडिकेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तभी डीआरएल का पार्ट नहीं रहता है। तो फ्रंट से इसका डिज़ाइन जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। साइड प्रोफाइल से दिखता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो साइड प्रोफाइल से जब आप चलोगे ना तो यहाँ पर कैपेसिटिव टच है। अगर आपके पास में की फॉब रखी हुई है तो आप बस यहाँ से खोलिए दरवाज़ा और सीधा अंदर चले जाइए। कोई भी आपके पास में जो है वो
सेंसर्स नहीं है, क्योंकि कैपेसिटिव टच के साथ में यहाँ पर आता है, पता चल जाता है उसको कि हाँ किसी ने हाथ डाला है, और की फॉब जो है वो उसके साथ में उसकी कोड जो है वो मैच हो जाती है, प्रोग्रामिंग मैच हो जाती है, और उसको रियलाइज हो जाता है कि हाँ आपके पास में की फॉब है एंड यू आर द ओनर ऑफ द कार, और मे बी समवन जिसके पास में चाबी है। गाड़ी में बैठिए, गाड़ी को ड्राइव करके ले जाइए। IRVM जो है वो आपको टर्न इंडिकेटर के साथ में ही दिया गया है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का इंडिकेटर भी इसी के ऊपर दिया गया है, हाइब्रिड की बैजिंग इधर। और ये जो टायर्स है ना यार दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों ये थोड़े छोटे लगते हैं, और ये छोटे होने का रीज़न समझ में नहीं आता। वैसे तो प्रोफाइल सही है, लेकिन 50 दिया हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 60 या 55 के आसपास एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए था, और रेडियल 18 इंचेस दिए गए हैं। एक तो एस्पेक्ट रेशियो 50 देने की वजह से जो ये वाला पोर्शन है ना वो छोटा हुआ है। अब वो छोटा होगा तो ऑब्वियसली वो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से छोटा होगा, और वो कहीं ना कहीं प्रोफाइल पे इम्पैक्ट तो डालेगा ही। और ये प्लास्टिक की क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी जाती है पीछे तक, और ये घूमती है चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ ये घूमेगी। विंडो एरिया इज वेरी नाइस, बहुत बड़ा सा विंडो एरिया है, क्वार्टर मिरर भी दिया गया है, और यहाँ पे क्रोम का काम भी किया गया है, ना केवल विंडो लाइन पे बट इसके डोर पैनल पे भी, यानी कि डोर हैंडल पर भी दिया गया है। कोई फ्लोटिंग डिजाइन ऐसा नहीं है, शार्क फिन एंटीना जरूर आपको मिलता है। तो ये है दोस्तों इसका रियर प्रोफाइल, और यहाँ से देखिए ये तकरीबन 1785 या 90 कुछ इसी इतने mm की जो है वो इसकी विड्थ है। अब यहाँ अगर आप देखोगे ना तो ये देखो, ये नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको रियलाइज़ होगा यार ये बहुत ही छोटे टायर से लगते हैं, प्रोफाइल जो है इनकी काफ़ी छोटी सी लगती है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो जो इसके टायर्स है ना, जो इसके टायर्स है, नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रोफाइल बॉडी की प्रोफाइल होती है वो बीच तक जो है वो या उसके ऊपर तक खत्म हो जाती है। अब इसकी जो प्रोफाइल है वो खत्म हो रही है, देखो यहाँ पे, और ये वाला सेक्शन भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसके टायर्स जो हैं वो आधे गाड़ी के अंदर ही धंसे हुए लगते हैं। यही रीज़न है कि इसकी प्रोफाइल फिर भी ठीक है, मतलब 225 है, और अगर आप फॉर्च्यूनर से देखो, फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी ही कम है, तकरीबन 40 mm, यानी कि 4 सेंटीमीटर के करीब ये जो है वो विड्थ में कम है। अगर इतना जो है वो और फॉर्च्यूनर होती, लेकिन फॉर्च्यूनर में 265 सेक्शन टायर्स दिए गए हैं, हालांकि इसके साथ में 225 ही दिए गए हैं, तो 235 आता, और वो प्रॉपरली नीचे तक जो है वो डगिन नहीं होते जैसे मैंने आपको बताया, तो इसकी प्रोफाइल नीचे से भी सही लगती है। बट एनीवे, यहाँ पर क्रोम का पार्ट दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स है, डिफॉगर यूनिट है, और ये है वाइपर, इसका छोटा सा वाइपर। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि आप 3D जो है वो लाइट्स देखते हैं यहाँ पे, जो LEDs का इस्तेमाल करती है, इनोवा की बैचिंग, और यहाँ पर जो है वो टर्न इंडिकेटर वगैरह, और 4 सेंसर्स आपको दिए गए हैं। अगेन ये वाला जो है वो रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया। पीछे से इसका डिज़ाइन जो है वो ठीक लगता है, ऐसा कुछ आपको कुछ ना ऐसा लगेगा BMW X7 जैसा डिज़ाइन लगेगा, स्पेशली इस वाले पोर्शन से जब आप देखोगे BMW X5 जैसा डिज़ाइन नज़र आएगा, और अच्छी लगती है देखने में, नो डाउट। हाँ जी दोस्तों, तो ये तो थी इनोवा हाई क्रॉस की डिटेल रिव्यू। काफ़ी डिटेल हो गया दोस्तों, इतना डिटेल तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आज जब मैंने इसकी रिसर्च करी, स्टडी करी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, वो है इसकी प्रैक्टिकलिटी। अमेजिंग प्रैक्टिकलिटी, बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आपको कंफर्ट देंगे, आपकी लाइफस्टाइल को और भी ज़्यादा लग्जूरियस बनाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर ज़रूर मुझे लगता है कि ये एक फिट प्रोडक्ट बैठता है 32-33 लाख रुपए में। और मुझे शिकायत ये है कि 1.75 किलोवाट का जो इसके अंदर बैटरी सेटअप लगा है वो काफ़ी छोटा है। जैसे ही आप 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करते हो तो ये जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है और ये इंजन मोड पे चला जाता है। हालांकि ये तकरीबन 16-16.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है अपने पेट्रोल इंजन ऑप्शन पे। हाईवे पे अगर आप चलाएंगे तो हो सकता है ये 17-17.5 की तरफ भी झुके, और हमने सिटी में जैसे चलाया था तो तकरीबन 16.5 के करीब माइलेज दे रही है। उस हिसाब से ये काफ़ी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एक चीज़ और है, 32 लाख रुपए में, 33 लाख रुपए में इसको वैल्यू फॉर मनी कहना थोड़ा डिफिकल्ट मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि ये अगर नॉर्मल इंजन ऑप्शन में आप खरीद रहे हो तो 19.5 लाख रुपए एक शोरूम कर रहा है, लेकिन हाइब्रिड 24.5 लाख रुपए के करीब जा रहा है। एक्स शोरूम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और 5 लाख रुपए का तकरीबन, या 4.5 मान लेते हैं, 4.5 लाख रुपए के आसपास अगर आप केवल हाइब्रिड का चार्ज कर रहे हो, दैट इज़ नॉट फेयर आई बिलीव। अगर आप हाईराइडर में भी देखें तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए का अंतर है टॉप टू टॉप में, बट इसमें नहीं है। अगर आप टॉप वेरिएंट भी एक एक्स्ट्रा मान लें, क्योंकि ये G और GX में आती है, जबकि इसका हाइब्रिड VX से स्टार्ट होता है, तो 1-1.5 लाख रुपए अगर उसका भी काट लें, तकरीबन 3.5 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। वो कैलकुलेशन मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि हाई क्रॉस को हाइब्रिड में थोड़ा सस्ता होना चाहिए था। आई बिलीव इसकी जो प्राइसिंग है हाइब्रिड में तकरीबन 22.5 के आसपास जाती, तो इसको वैल्यू फॉर मनी कहना ज़्यादा बेहतर होता, तब मज़ा आता है इसको वैल्यू फॉर मनी। तब तक के लिए आप अगली वीडियो अगर ऐसी ही कुछ इन डेप्थ चाहते हैं
तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, वरना ऐसा कंटेंट जो है वो डिमिनिश होता जाएगा। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लिविंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।